जो नीतियां हैं निजीकरण की, उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, वरना आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको कोसेगी और आपके पास सर झुकाने के लिए जगह नहीं होगी। प्राइवेटाइजेशन को रोकना होगा किसी भी तरीके से और संविधान को बचाना होगा। जब हम प्राइवेटाइजेशन को रोकेंगे तभी जाकर हम लोगों के और हमारे बच्चों को रोजगार मिल पाएगा। आज देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हम देश सशक्त हैं, उस समय शर्म की बात है, देश के लिए भी शर्म की बात है, यहाँ कोई मुद्दा नहीं उठा। भाई बोल रहे थे कि डर के इस माहौल में जब हिंदुस्तान पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह डर दिखाया जा रहा है लोगों को, और किसानों की हालत आप देख रहे हैं। 9.5 महीने से हम लोग सड़कों पर हैं लगातार। ऐसे ही भगत लोग भोंक देते हैं कि भाई किसान ये खा रहे, पिज्जा खा रहे, वो खा रहे। ऐसी को छोड़कर जाना है जबरदस्त गर्मी में कोई आसान काम नहीं है। आप कोई जो भोंक रहे हैं वो 2 दिन 48 घंटे बस बॉर्डर पर बैठ के देखिए तो अंदाजा हो जाएगा कि किसान कौन सा संघर्ष कर रहे हैं। कायदे से किसान देश बचाने निकले हैं और 90% लोग हैं। मैं उनका नाम क्या था, उनका पत्रकार भाई का नाम क्या था, उनका पत्रकार नाम था हाँ, वो कह रहे थे कि 90% जनता हम हैं। जैसे पिछले साल तो शाहीन बाग को भी उठा दिया था इन्होंने कोरोना के नाम पर, ऐसे ही जब 26 नवंबर किसानों का दिल्ली में आने का बना था तो एकाएक कोरोना के केस बढ़ा दिए थे। जबकि आप सब देख पा रहे हैं कि हमारे किसानों की 600 से ऊपर मौतें हुई हैं, लेकिन वो किसी और बीमारियों से हुई है या हार्ट अटैक से हुई है या आप संघर्ष करने से हुई है, लेकिन कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। तो मैं तो कोरोना को भी फर्जीवाड़ा ही कहती हूँ। और उससे पहले दिल्ली में लॉकडाउन खुल रहा था कि एकाएक 26 नवंबर डेट रखी थी किसानों को कॉल था, तो 26 नवंबर तक कोरोना के नाम पर ज्यादा फर्जीवाड़ा करने की फटाफट कोशिश की गई थी। हम समझ गए थे कि ये साजिश है केंद्र की। जैसे बताएं माननीय उदित नाथ जी मोदी पगलाया हुआ है, एकदम से सत्ता के नशे में चूर है और ज्यादातर तो उसके सलाहकार है, एकदम मूर्ख लोग हैं। वो उसको बता ही नहीं रहे कि 90% जनता जो सड़कों पर है, जो नहीं है, जो घरों पर है, वो भी दिल से उनके साथ ही है। आप इस इतिहास के इस मोड़ पर आप जो भी जंतर मंतर पर जो लोग हैं, आपका नाम लिखा जाएगा। जो घरों में घुसे पड़े हैं उनके हम खिलाफ हैं। आप सबको आगे आना चाहिए और ऐसे लोगों का तुरंत साथ देना चाहिए। और ये कोई बुलाने के कोई निमंत्रण भेजने की जगह नहीं है जंतर मंतर। आप अपने आप निकलिए, आपका देश बिक जाएगा तो फिर आप घरों में भी आप नहीं बच पाएंगे। आप ये मत सोचिए कि आप घर में हैं, घरों में घुसे पड़े हैं तो आप सेफ हैं, बिल्कुल नहीं है। हम देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। थैंक यू सो मच। के बावजूद हमें लड़ने मरने के लिए मन नहीं उठता तो हम समझते हैं देशभक्त नहीं है। देशभक्ति का कहा जाए कि इनके खिलाफ उठ के संघर्ष करो। हाल फिलहाल में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जिस फैक्ट्री के नाम पे उत्पादन होकर जितनी भी तोपें बन रही है, जितने भी बम बारूद बन रहे हैं, हमने पाकिस्तान को निष्ठापूर्वक किया है। उनके माध्यम से हमने चाइना को एक ठोस पर माकूल जवाब दिया है। हम विश्व के अंदर शक्ति बन के उभरे हैं तो हमारे देश की जो है HAL जैसी संस्था है, हमारे देश के अंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसी संस्था है, हमारे देश के अंदर DRDO जैसे रक्षा संस्थान है। इससे देश सुरक्षित है, अन्यथा इस देश की हालत क्या को भी आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। आज देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हम देश सशक्त हैं। सशक्त इसको नहीं कहते। 1971 के अंदर हमारा देश बहुत शक्तिशाली संसार के अंदर नाम नहीं था। अमेरिका ने कहा कि भारत के अंदर 7वां बेड़ा अपना भेजेंगे, तो यहाँ की सरकार उस समय कहा आप 7वां बेड़ा भेजेंगे, उससे पहले आपका बेड़े को काट दिया जाएगा। और अमेरिका को अपने धूम दबा के भागना पड़ा और जो दोस्त जो था उसको 2 भागों में टुकड़ा किया। पाकिस्तान को 2 टुकड़े में करने का काम इस देश की सेना के अंदर ने काम किया, क्योंकि हम यहाँ देश की सरकारी संस्थानों में काम करता था। इस देश की ताकत बनती थी और वही जब 30 साल के बाद हम ताकत बन गए उस समय शर्म की बात है, देश के लिए भी शर्म की बात है, यहाँ कोई मुद्दा नहीं उठा। अमेरिका यहाँ 15 दिन हिंद महासागर के अंदर उसी 7वें बेड़े से यहाँ पर पूरा अपनी गश्ती करके गया, पूरा युद्धाभ्यास करके गया। और शर्म की बात हमारे देश के लिए होनी चाहिए, उन्होंने देश की सरकार को सूचना तक नहीं दी और ये कहा सूचना देना हमारा काम नहीं था। हम नहीं समझते कि हमारे सरकार को सूचना दे, तो आप समझ सकते हो कि देश की सुरक्षा को कितना खतरा डाल रखा है इस प्राइवेटाइजेशन के तरीके से। बोलने के लिए बहुत कुछ है, परंतु सभी लोग नेता हैं, सभी लोगों ने विचार रखने हैं। मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए, साथियों यदि आप देश से प्यार करते हो, साथियों यदि आप चाहते हो आपका देश आगे बढ़े, साथियों यदि आप चाहते हैं सबका विकास हो, तो इससे हमें इनकी जो नीतियां हैं निजीकरण की, उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा,
वरना आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको कोसेगी और आपके पास सर झुकाने के लिए जगह नहीं होगी। धन्यवाद। जय भीम साथियों, जय भीम, जोर से बोलो जय भीम। आज मैं आप लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, सभी भाइयों और बहनों का, और डॉक्टर उदित राज जी का, जिन्होंने इस मूवमेंट को लेकर जो चले हैं और हम उनके साथ में खड़े हैं। किसी भी सरकार से हमें 3 चीजों की जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। क्या ये 3 चीजें हम लोगों को मिल रही है? बिल्कुल नहीं मिल रही है, क्योंकि हमें आरक्षण को बचाना है तो संविधान को बचाना होगा। संविधान को बचाएंगे तभी हमारा आरक्षण बच पाएगा। जो भी रेल बेल सेल, जो भी हमारे डॉक्टर साहब ओम सुधा जी ने कहा कि रेल बेल सेल जो भी ये प्राइवेट हो रही है, उससे जो भी फर्क पड़ेगा वो सिर्फ SC ST को ही फर्क पड़ने वाला है उसका, और किसी को नहीं पड़ेगा। और ये लड़ाई सिर्फ मेरी, डॉक्टर साहब की, ओम सुधा जी की या और बहन भाइयों की नहीं है, ये लड़ाई हमारी सबकी लड़ाई है। हमें इसमें इसी तरीके से सहयोग देना होगा और इस प्राइवेटाइजेशन को रोकना होगा किसी भी तरीके से, और संविधान को बचाना होगा। जब हम प्राइवेटाइजेशन को रोकेंगे तभी जाकर हम लोगों के और हमारे बच्चों को रोजगार मिल पाएगा, नहीं तो जो लगे हैं उनको भी किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और संविधान को रक्षा करेंगे तभी हमें सम्मान मिलेगा देश के अंदर, समाज के अंदर। बिना संविधान को बचाए हम कोई सम्मान नहीं पा सकते हैं। जो आज हम बैठे हैं यहाँ पर, अच्छे कपड़े पहनकर बैठे, अच्छी गाड़ियों में आए हैं, ये जो सब कुछ मिला है सब ये बाबा साहब की वजह से और संविधान की वजह से मिला है। संविधान को बचाने के लिए हमें रोड पर भी आना होगा, और आज हम रोड पर भी आए हैं, रोड के ऊपर बैठे भी हैं। आप लोगों से मेरी अपील है कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाकर संविधान को बचाने के लिए, प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए आगे आए और डॉक्टर साहब का और हमारे जनशक्ति ओम सुधा जी का, इनका सहयोग दे। धन्यवाद। मैं उन बीजेपी और RSS वालों से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। वो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या बनाया है, और मैं सवाल करता हूं मोदी जी से कि आपने क्या बनाया है जो आप बेच रहे हैं। ये सारी बनाई हुई चीजें वही कांग्रेस का देन दिया हुआ है, जो आप एक एक करके संपत्ति को बेच रहे हैं, और वो संपत्ति हमारी अपनी खुद की संपत्ति है, हमारे देश की जनता की संपत्ति है, जो इस तरह से आप बेचने के काम कर रहे हैं। ये हम लोग इसका बहिष्कार करते हैं। और फरन 35 यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए मैं आदित्य इंद्राज जी को मैं पूरा समर्थन करता हूं, और मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग इस तरह से बैकडोर से ये निजीकरण करके बैकडोर से क्या करना चाहते हैं, कैसे उन लोगों को बैकडोर से लाकर खड़ा करना चाहते हैं हमारे ऊपर। आप डायरेक्ट तो नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन बैकडोर से भी वही लोग नौकरी करेंगे, काम धंधा करेंगे, SC ST की माइनॉरिटी के लोग को बाहर निकाल के फेंकेंगे, और उन्हीं की इन संस्थाओं पर उनका कब्जा होगा। ये इनकी नीति है। आप समझिए भाइयों, और आपको जागना होगा। और उदित राज जी जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, उनको साथ देना होगा, तभी इसका हमारा आने वाले जनरेशन का विकास होने वाला है। नहीं तो हम लोग अगर चुपचाप इस डर से रह गए कि मोदी के राज में कि आपको जो है चोट लग जाएगा, मार देंगे, पीट देंगे, और इसलिए घर से नहीं निकलेंगे, तो ये उनका धर्म है। हम लोग निकलते रहेंगे और हम इसका संघर्ष करते रहेंगे। आज का जो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जो प्रदर्शन है, इसमें हम सबका जितना भी रेल बेल सेल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयरपोर्ट सभी प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। और प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ जो अपॉर्चुनिटीज हैं सर्विसेज की गवर्नमेंट जॉब की, वो भी खत्म हो रही है। SC ST OBC की तो हो ही रही है, और जो कुछ लोग नहीं साथ आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो वो औरों को भी नुकसान है, सबको नुकसान है। तो ये देश का सबसे बड़ा एक मुहिम है जो डॉक्टर उदित राज जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शुरू किया है। इसमें किसी पार्टी विशेष का कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये हमारा अधिकार है कि हम किसी भी तरह के निजीकरण के विरोध में, कि निजीकरण का होने ना दें। अगर निजीकरण हो गया तो जितना भी आपका अपना जितना आने वाली जनरेशन है, पीढ़ियां हैं, वो सब बेरोजगार हो जाएगा, और बेरोजगार होने से देश का आर्थिक विकास किसी भी तरह से नहीं हो सकता। जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो पैसा किस तरह से आर्थिक विकास में शामिल होगा। तो इसीलिए मैं अपने विचार इसी को भी विराम दूंगा और
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।